जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग उपसर्ग के बारे में देखने वाले हैं और उपसर्ग में वैसा उपसर्ग नहीं जैसा आप लोग समझते हैं कि हमें रटना है और कुछ नहीं, कुछ पहलुओं को ध्यान में रख के शब्द के पहले लगा दिया वो उपसर्ग, शब्द के बाद में लगा दिया किसी शब्द के बाद में तो प्रत्यय। वही बस हमें पता है, आज तक हमने यही सीखा है उपसर्ग और प्रत्यय में। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। जो आज तक आपने सीखा है वहाँ से अगर आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर वहाँ पे डाउट होगा। क्वेश्चन उठाइए और आपको जितना पता है शब्द के पहले लगाइए और शब्द के बाद में आपको बहुत सारे डाउट होने वाले हैं। तो वो डाउट क्यों होते हैं? क्योंकि हमने रटा है, सीखा नहीं है। ये उपसर्ग होता क्या है ये भी समझने वाला टॉपिक है, ना कि रटने वाला। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो आपको लगभग 500 उदाहरण दे दूं, क्या 500 उदाहरण एक पीडीएफ के रूप में, और आप बोलेंगे वाह मेरा उपसर्ग कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। हम उपसर्ग कैसे बनता है वह सीखेंगे। अगर हम बेस को ही सीख लिए, नींव को ही अच्छे से, उपसर्ग के बेस को ही समझ लिए कि उपसर्ग बनता कैसे है, तो उसकी संरचना की इकाई ही अगर समझ लिए तो हमें फिर 500 उदाहरण की जरूरत ही नहीं है। हम 5000 उदाहरण ऐसे ही अपने आप से ही बना लेंगे। आप 500 पढ़ने वाला और आप 5000 ऐसे ही बना सकते हैं। तो हम उसका बेस समझने वाले हैं। अगर हाँ किसी को लग रहा हो कि हाँ मुझे आता है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है वीडियो, तो वह इन 2 उदाहरणों को बता दे। इन 2 उदाहरण को अगर बता देता है वह, तो वह इस वीडियो को स्किप कर सकता है। क्या? अन्वय। अब यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है। क्या उपसर्ग है? मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में बताइए। और दूसरा है क्या? दूसरा है दुशासन। दुशासन। अब यहाँ भी अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर पहला ऑप्शन देता हूँ आ, दूसरे में देता हूँ अन, तीसरे में देता हूँ अनु, चौथे में देता हूँ अन्व, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गए। आप इनमें से कोई सा भी टिक कर लीजिए। और दूसरा है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दुस। तीसरा ऑप्शन है दुस्सा, हाँ ये दुस्सा हो गया। और चौथा ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए, पॉज करिए और देखिए यहाँ पे क्या इसको आंसर हो सकता है। अगर आपने इसका आंसर बता दिया तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको नॉलेज है उपसर्ग के बारे में, ज़्यादा नहीं, मतलब नॉलेज तो है, आपको इतना पता है अगर आपने इसको बता दिया तो। और नहीं बताया तो प्लीज़ देखिएगा वीडियो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और बता दिए हैं तो वो भी देख सकते हैं, उनके लिए मना नहीं है। फिर भी उनको अगर बेस स्ट्रांग होगा तो हो सकता है वो राइट कर जाए। देखिए अगर यहाँ पे आपने अन को बोला है, क्या अन को बोला है, तो मैं आपको बता दूं कि अन सब बोलेंगे और ये है गलत। इसका उपसर्ग होगा अनु, ठीक है। तो इसका आंसर अनु होने वाला है। और दूसरा अगर आप दुशासन में आप दुह बोल रहे हैं, क्या दुह, तो ये गलत हो जाएगा। दुस बोल रहे हैं आप अगर दुस, तो आप क्या हैं? गलत हैं भाई, इसमें भी आप गलत हैं। आप अगर दुस बोलते हैं ये वाला सा, तो आप सही हैं। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। अगर सही बताया है तो ठीक है, आपका बेस ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपने सही नहीं बताया है तो आपको देखने की ज़रूरत है वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, वह कठिन क्वेश्चन पूछता है, ना कि ऐसे आपको अतिरिक्त दे देगा, बोल देगा कि आप इसका उपसर्ग बताइए, ये दे आप अति कर दिए। अगर आपको बोल दिया है कि प्रतिहार बोल दिया और बोल दिया कि इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, ये हार, आप बता दिए कि ये हार जुड़ा हुआ है। जैसे कि पाटीदार,
क्या पाटीदार, बोल दे कि इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है, आपने दार बता दिया। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेगा भाई, नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय को उतना लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि देखिए एक दो क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन करा भी सकता है, एक दो क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन रोक भी सकता है। और ये चीज़ें हम लोग इसमें से हमें पता है कि अगर नॉर्मल आएगा तो वह बन जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, वो वाला पेज गायब हो गया है। तो हमने देखा क्या क्या, दुशासन देखा, दुशासन और अन्वय, ये शब्द देखे। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका आपको प्रॉब्लम हो सकता है बनाने में। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले क्या है उपसर्ग, आज हमारा टॉपिक क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग, अगर इस शब्द को बोले कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, तो उप मतलब उपसर्ग, उप और सर्ग, उप का मतलब और सर्ग का मतलब, दोनों का मतलब अलग है। उप का मतलब होता है सहायक और सर्ग का मतलब होता है भाग। तो उपसर्ग का कुल मतलब बोला है तो सहायक भाग। और ये किसमें सहायक होते हैं, शब्द निर्माण में। और शब्द निर्माण या शब्द संरचना में कौन कौन से इकाई है, शब्द निर्माण की या शब्द संरचना की इकाई कौन कौन सी है, तो मुख्यतः बोला जाए तो 4 इकाई है। किससे किससे शब्द का निर्माण होता है, किससे, उपसर्ग से होता है शब्द का निर्माण। आप देखेंगे कि उपसर्ग से कैसे हुआ, जैसे मैंने आ और काल, आ जोड़ दिया। देखिए पहले तो काल ही शब्द था, लेकिन आ जोड़ दिया, एक नया शब्द बन गया, ठीक है। फिर मैं आ से ही आराम कर सकता हूँ। फिर ये जो आ शब्द है, देखिए ये जो आ वर्ण है, इससे कितने सारे शब्द बन जा रहे हैं। तो उपसर्ग से आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सारे शब्द निर्माण में सहायक होते हैं। संधि है और समास, ये चारों तत्व जो कि शब्द निर्माण में बहुत सहायक है, शब्द संरचना की इकाई है। अब अगर हम उपसर्ग की बात करेंगे, किसकी, उपसर्ग की बात करेंगे, तो उपसर्ग आपको पता है कि किसी भी शब्द के पहले लगने वाला, क्या किसी भी शब्द के पहले लगने वाला जो भी शब्द रहेगा, शब्दांश रहेगा, वह क्या शब्दांश रहेगा, वह क्या कहलाएगा, उपसर्ग। कोई भी शब्द रहेगा, शब्द के पहले लगेगा वो उपसर्ग कहलाता है, और शब्द के बाद में लगता है वह कहलाता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या, प्रत्यय। अब यहाँ पे एक आपको डाउट हुआ होगा, क्या डाउट होगा कि देखिए हमने भाषा निर्माण की, हमने क्या बोला था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वह होता है वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन भाषा में अर्थ देने वाली, भाषा में अर्थ देने वाली, तो अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोले कि क्या है, वह क्या होता है, अर्थ के आधार पर ना। अभी मैं भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला तो आपने क्या बोला, वर्ण है। और अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाए, वह होता है शब्द। हमने पहले भी जब शब्द पढ़ा था, वर्ण पढ़े थे, तो वहाँ पे बोला था कि अर्थ की, है ना, अर्थ देने वाला सबसे छोटा इकाई ये होता है, जिसका कुछ महत्व होता है। वर्णों का कोई अर्थ होता नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कुछ अर्थ होता है, वह होता है शब्द, ठीक है। तो जो उपसर्ग रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो शब्द तो रहेंगे नहीं, क्योंकि शब्द शब्द मिलेंगे तो फिर कुछ और ही बन जाएगा। तो जो उपसर्ग रहते हैं वो शब्द नहीं होते ना, जबकि वो क्या होते हैं, शब्द ना होके शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब इससे छोटी इकाई। देखिए शब्द होता है, शब्द के बाद वाक्य बनता है, और उपसर्ग तो होगा, उपसर्ग तो शब्द रहेगा नहीं, है ना। उपसर्ग तो शब्द हो ही नहीं पाएगा ना भाई, हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि अगर वो शब्द होता तो शब्द के साथ में क्यों जुड़ता भाई, अगर वो शब्द होता तो शब्द के साथ में क्यों जुड़ता, बल्कि वो शब्द होता तो शब्द और शब्द जुड़ के वाक्य बना लेता। लेकिन वह शब्द के साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उसे दूसरा शब्द बनाना है। क्यों, क्यों उसे दूसरा शब्द बनाना है,
ठीक है। तो वैसा है कि वो शब्द से छोटा ही होगा, शब्द से बड़ा हो ही नहीं सकता, ना तो शब्द होगा। ठीक है। तो उपसर्ग शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता बल्कि शब्दांश होता है, शब्द अंश, जो कि शब्द निर्माण में सहायक होता है। वैसे ही प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो प्रत्यय भी शब्दांश ही होता है, शब्द अंश होता है। ठीक है। अब यहाँ से उपसर्ग की परिभाषा निकलती है। कहाँ से? यहाँ से उपसर्ग की परिभाषा निकलती है। क्या? वे शब्दांश वे शब्दांश वे शब्दांश जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर पूर्व में तो जुड़ते हैं, ये सबको पता है कि उपसर्ग पूर्व में जुड़ता है। पूर्व में जुड़कर अर्थ बदल दें। क्या? अर्थ बदल दें। उस शब्द का इस शब्द का क्या करें? अर्थ बदल दें। क्योंकि वो शब्दांश है तो अर्थ तो बदलेगा, शब्द में जुड़ेगा तो अर्थ बदल दें, या फिर अर्थ को प्रभावित करें, या फिर नया शब्द बनाएं। क्या? नया शब्द बनाएं, नया शब्द बनाते हैं, या फिर अर्थ में विशेषता लाते हैं, अर्थ में विशेषता लाते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़ेंगे तो या तो अर्थ को बदल देंगे, जो शब्द का अर्थ रहेगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे काल था, काल का मतलब समय होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक वर्ण जुड़ा, वो शब्दांश जुड़ा, और यहाँ पे अकाल का मतलब ही क्या कर दिया, काल का मतलब ही बदल दिया। अब अकाल हो गया, अकाल मृत्यु, अकाल समय, अकाल, है ना। जैसे बोलते हैं आज इस साल बारिश में अकाल पड़ेगा, तो अकाल यहाँ पे देखिए क्या काल था, और यहाँ पे हमने क्या एक वर्ण जोड़ा और उस शब्द का अर्थ ही बदल गया। तो अर्थ बदल जाएगा, नया शब्द बन जाएगा। देखिए पहले काल था, अब एक नया शब्द बन गया। काल भी एक समय है और इसके साथ जुड़ के नया शब्द बन गया। अब क्या बन गया? अकाल हो गया। लेकिन क्या एक कोई शब्द था? क्या नहीं था। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि भाई आ का कोई अर्थ होता ही नहीं है, आ का कोई अर्थ नहीं होता। इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्यों नहीं होता। अगर इसका स्वतंत्र प्रयोग करें तो क्या होगा, वो सारा बाद में देखने वाले हैं। ठीक है। और अर्थ में विशेषता आता है। देखिए अर्थ में विशेषता आ गई, पहले क्या था अब क्या हो गया। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ बदल दें, अर्थ बदलना चाहिए और नया शब्द बनाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग की परिभाषा हो गई। अब जैसे कि अगर आप एक उदाहरण लें, क्या वृष्टि, क्या वृष्टि मतलब होता है क्या बारिश होना। तो अगर मैं बोलता हूँ अवृष्टि, मैंने एक उपसर्ग जोड़ा, क्या आ जोड़ दिया, तो क्या हो गया अवृष्टि मतलब बारिश का नहीं होना। और यहीं पे मैंने एक और वर्ण जोड़ा या फिर शब्दांश जोड़ा, और मैंने क्या कर दिया, अतिवृष्टि कर दिया। जब मैं अतिवृष्टि किया तो अतिवृष्टि और अवृष्टि, देखिए दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। अतिवृष्टि और अवृष्टि का मतलब क्या होता है कि बारिश कम होना, ना होना, और अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होना। जबकि देखिए अगर आप स्वतंत्र इनका प्रयोग करेंगे आ का, तो आ का कोई स्वतंत्र प्रयोग होता ही नहीं है, या फिर इसका कोई अर्थ होता है क्या, इसका कोई अर्थ होता ही नहीं, कोई अर्थ नहीं। अगर आप अति बोलेंगे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं। और आपको कोई बोल दे कि भाई अति का मतलब ज़्यादा होता है, कुछ लोग बोल देंगे कि भाई अति का मतलब ज़्यादा होगा, नहीं होगा। अगर आप अति, मैं बोलता हूँ यहाँ बहुत नहीं, यहाँ फसल बहुत हुई है। क्या अब आप अति का अर्थ अभी क्या बोल रहे हैं, अधिक ना, आप अति का अर्थ बोल रहे हैं कि अधिक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ फसल बहुत अधिक हुई है।
और मैंने अब क्या बोल दिया, इसी को अधिक की जगह, अगर आप बोल रहे हैं कि अति का हर जगह मतलब अधिक होगा, मैं बोलता हूँ यहाँ फसल बहुत बहुत अति हुई है, बहुत अति हुई है, बहुत अति हुई है ना। हम लोग का मतलब तो वही है ना, हमने तो ही बोला ना कि अति का मतलब अधिक होता है, अति का मतलब अधिक होता है, आ का मतलब ना होगा हमेशा, कि नहीं के अर्थ में आ का उपयोग होगा। लेकिन आप देखेंगे इसको, ये भी आपका जो कथन है वो है गलत हो जाएगा। कैसे? मैंने क्या बोला, पहले यहाँ पे देखिए आप, यहाँ फसल बहुत अधिक हुई है, तो यह फसल बहुत अति हुई है। अति हुई क्या मतलब, इसका कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है। अति हुई है क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये वाला आप इसका स्वतंत्र उपयोग नहीं कर सकते, किसका, उपसर्ग का। इसका स्वतंत्र उपयोग, इसका स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये शब्दों के साथ जुड़ेंगे। बिना शब्द ये जुड़े इनका कुछ अर्थ नहीं होगा, ये शब्दों के साथ जुड़ के नया शब्द बनाएंगे, अर्थ में विशेषता लाएंगे। ठीक है, नया शब्द बनाएंगे, अर्थ में विशेषता लाएंगे। अब अगर आप बोलते हैं कि आ का हमेशा अर्थ ना के अर्थ में होता है, तो हम लोग आ की जगह पे ना का उपयोग कर ले तो कैसा रहेगा, इसको भी करके देखते हैं। मैंने बोला मोबाइल, मोबाइल मान लीजिए किसी की है, मोबाइल सुंदर है। क्या मैंने बोला मोबाइल सुंदर है, मोबाइल, मोबाइल सुंदर, सुंदर नहीं है। क्या मोबाइल सुंदर नहीं है? फिर मैंने बोला मोबाइल सुंदर, सुंदर, सुंदर आ है। क्या? सुंदर आ है। तो यहाँ पे आपने देखा, क्या देखा, कि यहाँ पे नहीं के अर्थ में सब यही बोल रहे थे कि नहीं के अर्थ में आप आ का उपयोग कर सकते हैं। किया हमने यहाँ पे इसका स्वतंत्र उपयोग कर दिया। जब इसका स्वतंत्र उपयोग कर दिया तो क्या हुआ, इसका कुछ मतलब आया क्या? मोबाइल सुंदर आ है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रही है? किसका स्वतंत्र उपयोग कर दिया हमने। और वहीं पे अगर हमने नहीं के अर्थ में, सब बोले कि नहीं के अर्थ में उसको उपयोग करो, क्योंकि आ का मतलब नहीं होता है, ना होता है, तो किया, तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकला। मतलब जो उपसर्ग होते हैं इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते आप, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ना तो स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है, ना तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, अर्थ होता है। ठीक है, जब हमने शब्द विचार पे बात किया था, किस पे, शब्द विचार पे, तो शब्द विचार में हमने क्या देखा था, शब्द दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं विकारी, कुछ होते हैं अविकारी। अविकारी है ना, अविकारी कौन से, जिसपे काल, वचन, कारक, लिंग आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, और विकारी जिसमें काल, वचन, कारक और लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है। अब इसका उपसर्ग और प्रत्यय से क्या लेना देना। अब सोचिए, अगर कोई शब्द ऐसा है जिसपे कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई शब्द पहले से ही ऐसा है कि जिसपे कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और उसी में जो कि बदलते नहीं है ना, ये बदलते नहीं हैं, और आप इसमें अगर कुछ और जोड़ेंगे, इसमें और कुछ जोड़ेंगे किसके रूप में, उपसर्ग के रूप में, तो क्या होगा, फिर भी ये अविकारी ही रहेंगे। अविकारी मतलब इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, तो इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो जो हमने अविकारी पढ़े थे, चाहे क्रिया विशेषण पढ़ा हो हमने, चाहे संबंधबोधक, चाहे देखिए विस्मयादिबोधक है, अब इसमें आप क्या जोड़ेंगे भाई, आप इसमें कुछ भी जोड़िए, अनु है, अहे, अप है, तो इसमें कुछ किसी प्रकार का, जैसे विस्मयादिबोधक अव्यय आपने जब पढ़ा तो हे राम, क्या था, हे राम, तो हे ऐसे करके था ना। तो आप अगर हे में कुछ भी जोड़ते हैं उपसर्ग, तो क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है क्या? इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो पहले से ही अव्यय है, वो पहले से ही बोल दिया है मैं बदलूंगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, ये तो बदलेगा नहीं। तो अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा विकारी शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। क्या? हमेशा जो उपसर्ग होते हैं वह विकारी शब्दों के साथ में जुड़ते हैं, विकारी शब्दों के साथ जुड़ेंगे और एक नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं ये तो आपको पता है, कौन से होते हैं, वह चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो,
या क्रिया हो, इनके साथ ही उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। और आप देखेंगे जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय का भी इन्हीं के साथ ही उपयोग किया जाएगा। क्या? इन्हीं के साथ ही, न कि अभिकारी। तो अभिकारी का कोई रोल नहीं है उपसर्ग और प्रत्यय में। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला है, जो आज का सार रहेगा, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है। क्या? कि उपसर्ग बनाने के 3 नियम होते हैं। उपसर्ग बनाने के 3 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। कौन कौन से? पहला है, या तो उपसर्ग संधि के द्वारा जुड़ जाता है। क्या? संधि के द्वारा जुड़ता है और एक नया पद बनाता है। क्या? उपसर्ग या तो संधि के द्वारा जुड़ता है, नया पद बनाता है, या तो संयोग से बनता है। संयोग से जुड़कर नया पद बनाएगा, या तो समासिक पदों द्वारा। ठीक है। अब हम लोग अपने पहले वाले इस पे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है, संधि के द्वारा कैसे बनाएगा उपसर्ग। तो हम अगर अपने संधि को याद करें तो हमने बहुत सारी संधियां देखी थी। जैसे कि हमने अगर यड़ स्वर संधि की बात करें तो हमने क्या देखा था, जैसे अभी हमने क्या एक उदाहरण लिया था, अन्वय। क्या? अन्वय, अनुधन अय। ये क्या है? ये एक शब्द हो गया, और ये देखिए संधि की प्रक्रिया के तहत जुड़ रहा है, और ये उपसर्ग है। वैसे ही और हम लोग उदाहरण लेते हैं अभी, जैसे देखिए क्या, परिधन अटन। क्या? परिधन अटन, पर्यटन। ये देखिए ये एक शब्द हो गया, एक मूल शब्द रहता है, आपको याद रखना है। क्या? मूल शब्द। हमने पहले भी देखा था कि शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ेगा, वह उपसर्ग या शब्दांश, जिसको बोलते हैं शब्दांश। तो ये शब्दांश एक शब्द से जुड़ता है, किसी शब्द से जुड़ता है, और जिसका कि स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, जिसका कि स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। तो परिधन अटन, ये देखिए संधि की प्रक्रिया के तहत ये जुड़ रहा है। वैसे ही और देखिए, जैसे कि अति धन अधिक, तो क्या हो गया, अत्यधिक। देखिए ये सारे किसके हैं, यड़ स्वर संधि की हम लोग देख रहे हैं अभी। यड़ स्वर संधि की देखिए, ये सारे संधि की ही बात हो रही है, संधि के नियम के ही तहत जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप और बोलेंगे अति धन आवश्यक, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, है ना। वैसे ही आप बोलेंगे क्या, एक है निधन ऊन, ये सब कुछ हमने देखा है ना संधि में। न्यून, देखिए अब आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो हम संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई अगर सोचिए पेपर वाला क्या कर दिया, न्यून दे दिया और बोलते हैं कि आप इसमें उपसर्ग बताइए, न्यून में आप उपसर्ग बताइए। तो आपने तो आज तक क्या पढ़ाया है कि शब्द के पहले लगता है, तो आप क्या करेंगे, न्यू धन अन कर देंगे, न्यू धन अन, यही होगा भाई। आज तक हमें भी ऐसे ही लगता आया था कि हाँ भाई यही प्रक्रिया होनी चाहिए, उपसर्ग पहले, उपसर्ग मतलब पहले, तो या फिर आधा ना कर देंगे। लेकिन क्या होता है, वह संधि के तहत भी उपसर्ग का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें आज हमें पहली बार पता चली कि संधि के तहत जो संधि के नियम होते हैं उनके तहत भी उपसर्ग का निर्माण होता है। और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे कि विधन ऊ, व्यूह। अब सोचिए ये अगर ऐसे आ जाए और आपको बोले कि आप उपसर्ग छाटिए, यहाँ से उपसर्ग बताइए, तो आप वहाँ पे दुविधा में आएंगे ही, पक्का है आएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि यार यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा। वैसे ही अगर और देखें हम, जैसे कि यदि धन अपि, यद्यपि, देखिए यहाँ भी आपको डाउट होगा। तो देख ऐसे ही, जैसे कि हम लोग अगर व्यंजन संधि का उदाहरण लें, तो सम धन
कल्प, सम धन कल्प, संकल्प, संकल्प। तो देखिए यहाँ पे संकल्प हो गया, संकल्प। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग, और यह हो जाएगा धातु। इसको क्या बोलेंगे, इसको मूल शब्द बोलेंगे। क्या है ये, मूल शब्द होगा। तो मूल शब्द से पहले हम लोग संधि, संधि नियम के तहत, संधि नियम के तहत संधि जोड़ेंगे, संधि करेंगे इनका मूल शब्द का, मूल शब्द का। और यहाँ से एक नया शब्द बनेगा, एक नया शब्द बनेगा, एक नया शब्द बनेगा, ये उपसर्ग के तहत है ना। तो ये क्या होने वाला है, आपको क्या पता चला कि संधि के द्वारा, संधि के द्वारा भी उपसर्ग बनते हैं, उपसर्ग का नियम होता है। आज तक हमने कभी देखा था क्या ऐसा, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था, ऐसा होता है ये नहीं पता था हमें। ठीक है, तो हमने एक सबसे जरूरी चीज़ यही देखी कि संधि के नियम के तहत, संधि के तहत उपसर्गों का निर्माण होता है। अब दूसरा हमारा क्या था, क्या दूसरा क्या था, संयोग से। दूसरा संयोग से, तो संयोग वाला तो हमें सबको पता है। जैसे कि हम अभी क्या बोल रहे थे, काल, क्या काल, अब उसमें हमने जोड़ दिया आ, तो बन गया अकाल, अकाल। अगर मैंने उसमें जोड़ दिया दु, धन काल, तो दुकाल हो जाएगा। अगर दु हो गया तो यह तो हो जाएगा किसमें, यह हो जाएगा विसर्ग संधि में। फिर आपको दु नहीं होना, फिर यहाँ पे स करना पड़ेगा, दु धन काल, दुष्काल हो जाएगा। फिर ये वाला सा और ऐसे हो जाएगा दुष्काल। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि विसर्ग संधि में इस नियम के तहत, वो हम आगे बात करने वाले हैं इस सारी चीज़ों की। लेकिन संयोग रस, संयोग में क्या होगा कि वह नॉर्मली जुड़ेगा। जैसे कि अगर, और देखिए अति, अगर अति धन, अति धन हार अगर बोले, अति हार, अति हार, तो देखिए ये एकदम सब कॉमन है, ये शब्द ऐसे ही नॉर्मली जुड़ गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो संधि के नियम के तहत भी जुड़ते हैं, कुछ संयोग से जुड़ते हैं, कुछ संयोग से जुड़ते हैं। हम लोग अभी देखने वाले हैं ना ये सारी, कि कैसे कुछ संस्कृत से, संस्कृत के उपसर्ग देखें हम, कुछ हिंदी के उपसर्ग देखेंगे, कुछ दूसरी भाषाओं के देखेंगे उपसर्ग। तो वहाँ भी हम उदाहरण से भी देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो उदाहरण नहीं देखेंगे, उदाहरणों पे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बैठाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि हाँ यार हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, उदाहरण भी क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब हमारा तीसरा, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा समासिक पद। समासिक पद से भी क्या बनता है, समासिक पद से भी उपसर्ग बनता है। अरे अब समासिक पद से कैसे उपसर्ग बनेगा भाई, समासिक पद से कैसे बनेगा बताइए। तो हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था, याद आया आपको, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या बोलता है कि पहला पद अव्यय रहेगा, पहला पद अव्यय, और जो ये उपसर्ग है, उपसर्ग यह भी देखिए पहला पद अव्यय जैसा ही तो रहता है। अगर मैं आ जोड़ा, और आपने अव्ययी भाव में भी देखा था बहुत सारे शब्द, नी, अति, अन, क्या क्या, तो बहुत सारे शब्द जुड़ रहे थे, बहुत सारे शब्द नहीं, उनको आप क्या बोलेंगे, पद जुड़ रहे थे, कुछ पद जो कि जिनका अर्थ नहीं होता लेकिन जुड़ के अर्थ बनाते हैं। तो उपसर्ग का भी क्या रहता है, अर्थ नहीं होता, ये जुड़ के अर्थ बनाते हैं। तो ये जो अव्यय का भाव देंगे, ये उपसर्ग अव्यय का भाव देंगे, अव्यय जैसे होंगे अव्यय का भाव देंगे, अव्यय का भाव देंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं, ये अव्यय का भाव देते हैं। वैसे ही आप जब प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय, तो हमने प्रत्यय के बारे में एक पढ़ा था क्या, उपपद, उपपद। तो उपपद समास में आप देखेंगे प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यय में उपपद समास हम देखेंगे, वहाँ भी उपपद समास में हमने प्रत्यय देखा था, प्रत्यय में उपपद समास देखेंगे। वैसे ही हम लोग अव्ययी भाव देख रहे हैं जैसे, तो अव्ययी भाव में क्या है, कोई भी चीज़, जैसे कि अव्ययी भाव का उदाहरण लेते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए क्या क्या अभी हमारा रूल क्या चल रहा है कि समासिक पद से भी उपसर्ग बनते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आकंठ, आकंठ, आकंठ। अब यहाँ आपको पता है कि आ जुड़ा है और कंठ शब्द से, तो ये समासिक पद था। देखिए ये तो अभी हमारे अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का। लेकिन देखिए समासिक पद में भी अब क्या रहते हैं, उपसर्ग रहते हैं। वैसे जैसे कि प्रतिदिन, क्या प्रतिदिन, तो प्रति धनति। वैसे ही यथा समय, यथा समय, यथा समय, यथा धन समय। तो ये वाला
ये वाला शब्द, ये वाला क्या हो जाएगा, यह उपसर्ग हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा, और ये शब्द ये मूल शब्द हो जाएगा। ऐसे ही निधन संदेह, निधन संदेह, निधन संदेह, निसंदेह, निसंदेह। तो वैसे ये सारे ये देखिए अव्यय का भाव दे रहे हैं, इनका कोई अर्थ होता नहीं, और ये ना तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, ना तो इनका स्वतंत्र हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, उपसर्ग, उपसर्ग तीन प्रकार से बनते हैं, या तो संधि के नियमों के तहत, संधि के नियमों के तहत, या तो इनका प्रयोग संयोग से होता है, या तो ये समास के थ्रू बनते हैं। ये मेन तीन पॉइंट थे। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं, क्या कैसे पहचानेंगे। अगर आता है, अगर उपसर्ग आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि उपसर्ग है, इसमें मूल धातु कौन सा है, इसमें शब्द कौन सा है, वो सारा चीज़ हम कैसे पहचानेंगे कि हम लोगों से बहुत कदम आगे रहें। मतलब लोग इतना सोच ही नहीं पाएंगे कि शब्द होता है इसमें, और इसमें संधि होते हैं, इसमें समास होता है, वो सारा चीज़ कौन सोच पाएगा, नहीं सोच पाएंगे, रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप उनसे कई गुना आगे रहेंगे वहाँ पे। और दूसरा आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, कि जब भी ये शब्दों के पहले जुड़ेंगे और अव्यय का भाव दे रहे हैं, देखिए अव्यय का भाव दे रहा है, जैसे ये प्रतिदिन हो गया, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अव्यय है, ये भी अब अविकारी में आ जाएगा। क्या, अविकारी शब्दों में, अविकारी शब्दों में, अविकारी शब्दों में कैसे। अब आप देखिए अभी तक तो कौन सा प्रति जो था ये है, ये वाला शब्द को आप क्या कर रहे थे, काल वचन लिंग के आधार पर इसको चिन्ह कर सकते थे, है ना। ये वाला शब्द, ये वाला शब्द, ये शब्द हो गया जो ये शब्द को काल वचन लिंग कारक के आधार पर तो इसको बदल सक रहे थे। लेकिन जब इसमें अव्यय जुड़ गया, क्या अव्यय या उपसर्ग जुड़ गया, इसमें अव्यय या उपसर्ग जुड़ गया, तो अब ये शब्द अव्ययी क्या हो गया है, अविकारी हो गया है, अविकारी। अब इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। एक छोटा सा फैक्ट था। अब हम लोग प्रश्न के प्रकार को देखते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं, वरना आपको लगेगा कि क्या बता रहा है ये। अब हम लोग अपने प्रश्न की पे आते हैं कि पहला हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें, आईएमपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही पे होने वाली है। क्या, पहले जब भी पेपर में रहेगा तो आपको क्या करना है, मूल शब्द को पहचानना है। क्या, मूल शब्द को, और जो मूल शब्द रहेगा वह क्या रहेगा, विकारी रहेगा, वह मूल शब्द विकारी रहेगा, क्योंकि हम विकारी शब्दों के साथ ही उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो मूल शब्द विकारी रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, उपसर्ग और मूल शब्द को आप धीरे धीरे अलग करेंगे, आप उच्चारण करेंगे उसका, और उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करेंगे, धीरे धीरे अलग करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा संयोग हो तो, अगर जैसे संयोग वाले तो वैसे नॉर्मल रहते हैं, वो सबसे बन जाते हैं। संयोग हो तो आप अलग अलग करके, जैसे मैंने क्या बोला था, प्रतिहार, प्रतिधन हार, आपको पता है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो संयोग हो तो आप अलग अलग ऐसे नॉर्मली कर लेंगे। चौथा, देखिए सारी चीज़ें, मूल शब्द को अलग करना है, उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके आप देखेंगे कि मूल शब्द क्या होता है, उपसर्ग क्या है, तो वहाँ पे आप उपसर्ग पहचान लेंगे। धीरे धीरे जब अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा संयोग होगा तो। अगर संधि पद आपको लगे, क्या, देखिए अभी हमने क्या देखा था, संधि, तो संधि पद अगर आपको लगे कि ये संधि है, जैसे कि हमने क्या देखा था, बहुत सारे उदाहरण देखे, जैसे अन्वय देखा था, तो आपने क्या बोला, अनुधन अय, तो आप वहाँ पे यह भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अन कर रहे हैं, अन अय, ये हो गया आपका बंटा धार यहाँ पे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको देखना है कहीं यहाँ पे संधि का नियम तो नहीं लग रहा है, और अगर संधि का नियम लग रहा है तो आप उसे संधि नियम के तहत वहाँ पे उपसर्ग को छांटिए, उपसर्ग को देखिए। पांचवा, अगर समासिक रहेगा तो आप समास के थ्रू बनाएंगे, अगर समासिक पद रहेगा आपको लगेगा समासिक पद, जैसे अव्ययी भाव समास में हमने देखा आ लगा हुआ है, नी, प्रति, तो ये सारी चीज़ रहेंगे तो आप उस नियम से ही बना सकते हैं, ये सरल है। और
और अगर एकाधिक मतलब एक से अधिक अगर उपसर्ग रहते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो अगर एक से अधिक उपसर्ग रहेंगे तो आप उनको कैसे छाटेंगे? जैसे मान लीजिए व्यवहार है, व्यवहार, व्यवहार, तो आप क्या करेंगे? वि धन अवधन, अवधन हार, वि धन अवधन हार। देखिए यहाँ पे दो उपसर्ग आपको दिख रहे होंगे। क्या पहला तो एक उपसर्ग वि दिख रहा है, दूसरा उपसर्ग दिख रहा है अब। इसका स्वतंत्र प्रयोग ना तो कर सकते हैं ना तो इसका स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं। और अगर मैं बोलता हूँ दुर्व्यवहार, क्या दुर्व्यवहार, तो यहाँ पे दु जुड़ जाएगा, दु। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्या हो गए, उपसर्ग आ गए। अब हम लोग अपने उदाहरण पे चलते हैं और वहाँ पे सारे रूल को देखेंगे। उसके पहले एक और चीज़ बता दूं आपको, एक चीज़, छोटी सी चीज़। क्या आप संस्कृत के शब्द रहेंगे, क्या संस्कृत के जो शब्द रहेंगे तो संस्कृत के शब्द के पहले आप संस्कृत के उपसर्ग लगाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग लगाएंगे। ऐसे जब हिंदी का शब्द रहेगा, हिंदी के आपको शब्द रहेंगे तो आप हिंदी के उपसर्ग लगाएंगे। और वैसे ही जब विदेशी विदेशी शब्द, उर्दू शब्द, ये सब रहेंगे तो आप विदेशी उपसर्ग लगाएंगे। तो उपसर्गों की संख्या कुल मिला के बोलते हैं 90 के आसपास है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि अगर संस्कृत का शब्द कैसे, मैं मूल शब्दों की बात कर रहा हूँ। मूल शब्द, जो मूल शब्द रहता है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ शब्दों की उत्पत्ति भारत में हुई है, कुछ शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, कुछ शब्दों की उत्पत्ति अरबी से हुई है, कुछ शब्दों की उत्पत्ति क्या ऑस्ट्रेलियन से हुई है, कहाँ से, मतलब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से हुई है। तो उनकी उत्पत्ति, तो अगर संस्कृत से हुई है तो संस्कृत के उपसर्ग लगेंगे, अगर हिंदी से हुई है तो हिंदी के उपसर्ग लगेंगे, विदेशी से हुई है तो विदेशी से उपसर्ग लगेंगे। चलिए हम लोग उदाहरण पे आते हैं। देखिए अब हमें दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो कौन सी? कि हमने पहले एक उदाहरण देखा था, कौन सा? एक दुष्कर, दुष्कर। अगर आप इसको संधि के नियमों के तहत बनाएंगे, जैसे कि हमने देखा भी उपसर्ग में कि संधि का नियम लगता है, तो उस नियम से अगर हम लोग इसको उपसर्ग बनाने का प्रयास करेंगे तो संधि के नियम में क्या था? दु धन कर था। और अगर आप एक दूसरा इसका पहलू देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दुस धन कर। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे क्या, कौन सा षटकोण वाला सा आ गया, कर हुआ। तो आप अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको करेंगे राइट। अगर संधि के नियमों पे जाएंगे तो फिर ये आप बोलेंगे, लेकिन ये तो रहेगा नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे दुविधा वाली स्थिति आ गई। वैसे ही हमने क्या देखा था? दुशासन, क्या? दुशासन देखा था, दुशासन। अगर हम इसको करेंगे तो दु धन शासन, यह भी देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये भी ऑप्शन पे तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको उपसर्ग छाटना है। तो आप क्या करेंगे? दुस धन शासन कर देंगे, है ना, है ना, यही तो करेंगे ना, और यही ऑप्शन में रहेगा। लेकिन ये दोनों ही आंसर नहीं होने वाले। क्यों? कि अगर जब आप विच्छेद करेंगे इन दोनों का अलग अलग, अगर उपसर्ग में अगर सा, ये वाला षटकोण वाला सा आ रहा है और सलजम वाला सा आ रहा है, तो इनको इसके रूप में ना लिख के आप हमेशा ये कौन सा, सरोता वाली सा का उपयोग करेंगे, और यही वहाँ पे विच्छेद में आएगा और यही उपसर्ग रहेगा। तो अगर जैसे कि यहाँ पे दु दिख रहा था, दु, तो यहाँ पे क्या होगा? दुस धन कर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर ऐसा कुछ आता है और आपको उपसर्ग में देखना है, अगर षटकोण वाला सा है तो वहाँ पे ये वाला नहीं रहेगा उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में आपको ये सरौता वाला सा करना पड़ेगा। और वैसे ही अगर सलजम वाला नहीं रहेगा तो आपको, सलजम वाला रहेगा तो आपको वहाँ भी सरौता वाला ही करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में हम लोग उपसर्ग के जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सारे टाइप्स के क्वेश्चन और उसके उदाहरणों पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको समझें। अगली वीडियो में हम लोग उसको जल्दी से ही एक बार पूरा जो अपने कॉन्सेप्ट को समझे हैं उसका उपयोग करके सारे उसके उदाहरणों का जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे एक बार देख लेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उदाहरण जैसे पूछे जाते हैं
जैसे दूसरे लोग पढ़ाते हैं वो चीज़ें हम लोग भी वहाँ पे देखेंगे, वैसी टाइप का। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।